हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। ये टेस्ट नंबर हमारा 10 है और ये हमारा जीएस का टेस्ट है। जीएस का मतलब सारे जीएस के क्वेश्चन है इसमें, फुल, जैसे फुल हिस्ट्री, फुल ज्योग्राफी होता है, तो ये फुल जीएस का पेपर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। इसके पहले हमने जो भी टेस्ट नंबर देखा उसके पूरे पार्ट हमने अपलोड कर दिए, तो आई होप आप में से सबने देख लिया होगा। जिसने नहीं भी देखा तो वो आप चैनल पे जाके देख लो। और अब इसके बाद में हम इसको बात कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समितियों में से कौन एक गरीबी निर्धारण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है रथ एवं दांडीकर समिति, बी अलग समिति, सी लकड़वाला समिति, या डी। देखिए, जब हमने बात की, इन्होंने पूछा कि कौन सी संबंधित नहीं है, तो रथ एवं दांडीकर का फॉर्मेशन 1971 में हुआ, अलग समिति का फॉर्मेशन 1979 में हुआ, लकड़वाला समिति का फॉर्मेशन 1989 में हुआ। अगर गोस्वामी समिति की बात करें तो गोस्वामी समिति जो आपकी है, इसका संबंध क्या नाम है, औद्योगिक रुग्णता से है, ना कि गरीबी रेखा से। ठीक है, तो गरीबी का निर्धारण करने में इसका कोई रोल नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है डैश। ऑप्शन है सामाजिक विकास पर, बी विश्व के सभी गाँवों के विकास पर, सी परिवहन एवं संचार के विकास पर, या डी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास पर। तो बात करें तो वैश्विक गाँव की संकल्पना मार्शल मैकलुहान द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जिसका तात्पर्य पूरी दुनिया का सरलीकरण कर एक गांव के रूप में परिवर्तित करना है। इस संकल्पना का विकास परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा, परिवहन एवं संचार के विकास पर। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है, तो परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं परंतु वे धनाढ्य नहीं है कहा जाता। ऑप्शन है हार्स कैपिटलिस्ट, बी बुलक कैपिटलिस्ट, सी काउ कैपिटलिस्ट, या डी लायन कैपिटलिस्ट। ठीक है, बात करें अगर यहाँ पर हम, तो बुलक कैपिटलिस्ट उन किसानों को कहा जाता है जो ना तो भूमिहीन कृषि श्रमिक समिति किसान के अंतर्गत आते हैं, ना ही बड़े जमींदारों धनाढ्य किसानों की श्रेणी में आते हैं। आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा आपका बुलक कैपिटलिस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा संचालित स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है। ऑप्शन है शहरी अवसंरचना, बी नवीकरणीय ऊर्जा, सी आयुर्वेद, या डी स्वास्थ्य अवसंरचना। बात करें स्मार्ट का विस्तारित रूप अगर बात करें तो स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, जो 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो आंसर की अगर बात करें तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा आयुर्वेद के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ लॉन्च किए जाने की तिथि के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सेकेंड प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, थर्ड मेरा युवा भारत, एंड डी पीएम जनमन। तो अब यहाँ पर इस तरीके से कूट दिया गया है। ठीक है, ये कूट दिया है। ऑप्शन ए सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, बी सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, सी सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, एंड डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो अब हम इनको पहले समय के हिसाब से मिलान कर लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो ये आपका 4 जनवरी, ठीक है, ये जनवरी में 2023 को आया था। जनवरी बोले तो फर्स्ट मंथ में। ठीक, अगर विश्वकर्मा योजना की बात करें, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, तो ये आपकी 17 सितंबर 2023 में ही आई थी। मेरा युवा भारत की बात करें तो ये आपका 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2023 को ही लॉन्च हुआ था। और अगर बात करें यहाँ पर हम पीएम जनमन की, देखिए ये मेरा युवा भारत 31 नवंबर को, और ये आपका है ये 31 अक्टूबर है, ये 31 अक्टूबर है, और ये आपका 15 नवंबर है, लेकिन है सब 2023 में, मंथ का फ़र्क है। तो अगर आंसर की बात करें, आप पीडीएफ में अच्छे से पढ़ लेना, आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, यानी कि सभी लाइन से हैं बट मंथ का फ़र्क है, तो मंथ थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये 4 जनवरी 2023 को है, ये 17 सितंबर को है, फिर आपका अक्टूबर में है, फिर नवंबर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभी कथन ए कहता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। कारण आर कहता है कि विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3
और न्यूनतम 60 निश्चित है। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन किया करें। कोड है हमारा ऑप्शन ए तथा आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है और डी ए गलत है परंतु आर सही है। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो आपका अभिकथन ए तो सही है, अभिकथन ए सही मतलब उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, यानी कि 100 सीटें हैं तो 100 सदस्य हो गए, ठीक है। लेकिन अगर बात करें संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि 1/3 और न्यूनतम 60, जो ये यहाँ पर 60 की संख्या दी गई ये यहाँ पर गलत है, 40 निश्चित है, ओके। जहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। तो इस तरीके से अगर आंसर की बात करें कि आंसर क्या सही होगा, तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा कि ए तो सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। आई होप डिफरेंस पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कवि वचन सुधा 180 का प्रकाशन किसने किया। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक भारत के महानतम हिंदी लेखकों में से एक माना जाता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा का संपादन किया है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, कवि वचन सुधा का संपादन किसने किया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है, ठीक है। इसके साथ ही बात करें तो इसमें जो है वो भारतीयों को 1867 में यानी 1867 में वाराणसी से भारतीय वस्तुओं का उपयोग करने या स्वदेशी अपनाने के लिए कहा गया। तो जो ये बुक है जिसका प्रकाशन किया है उसमें इन चीज़ों को दिया गया है, ठीक है। तो ये भी इसमें बताया गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बुक्सर जनजाति डैश, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करते हैं, सेकंड किरात वंश के हैं, थर्ड हिंदी भाषा बोलते हैं, या 4 मुख्य भोजन मछली और चावल है। तो कह रहे उपरोक्त में से कितने कथन सही है। ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, या डी केवल 4। बात करें अगर यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त बुक्सर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करते हैं और ये हिंदी भाषा बोलते हैं और इनका मुख्य भोजन मछली और चावल है। उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में निवास करने वाली थारू जनजाति के लौंग किरात वंश के लोग होते हैं। आंसर की बात करें अगर यहाँ पर हम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा केवल 3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये प्रमुख उद्योग है और ये जिले। ऑप्शन है अफीम कारखाना गाजीपुर, बी आभूषण उद्योग वाराणसी, सी दिया सलाई उद्योग आगरा, एंड डी ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़। बात करें अगर यहाँ पर हम अफीम कारखाना की, तो अफीम कारखाना आपका गाजीपुर। अब यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कोई एक सही सुमेलित नहीं होगा। आभूषण उद्योग की बात करें तो वाराणसी, दिया सलाई उद्योग की बात करें तो आपका बरेली हो जाएगा, ना कि आगरा, ठीक है। और ब्लैक पॉटरी की बात करें तो ये आपका आजमगढ़ सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि सी आपका यहाँ पर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आगरा की जगह ये बरेली होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आयोग के अच्छे से पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, ये उत्तर प्रदेश राज्य में 340.8 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। सेकंड, लखनऊ जिले के गोसाईगंज के पास चांदसराय गांव को गाजीपुर जिले के NH-31 पर हैदरिया गांव से यह जोड़ता है। तो उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में 340.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे नियंत्रित एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे लखनऊ जिले के गोसाईगंज के पास चांदसराय गांव को गाजीपुर जिले के NH-31 पर हैदरिया गांव से जोड़ता है। तो इस तरीके से दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के मुख्य प्रावधान या प्रावधानों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। सेकंड, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसका क्षेत्राधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। थर्ड है पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। तो कह रहे इसमें कौन शामिल नहीं, पहली बात तो याद रखना कि इसमें कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन है केवल सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट, या डी फर्स्ट और थर्ड। बात करें अगर यहाँ पर हम,
कोड ऑफ डायरेक्टर्स 1773 था, तो इसमें 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया था। क्या? तो कार्यकाल। कोड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका क्षेत्राधिकार बंगाल, बिहार और ओडिशा तक था। पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा केवल फर्स्ट, यहाँ पर सही नहीं है। अब इसको याद रखना कि ये क्यों गलत है। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया था, ना कि 6 वर्ष। तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। बाकी ये दोनों सही हैं, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने गलत ही पूछा है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हैदराबाद तथा कर्नाटक के मध्य उत्तराधिकारी विवाद मूल कारण था। ऑप्शन है कर्नाटक का प्रथम युद्ध, बी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, सी कर्नाटक का तृतीय युद्ध, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बात करें द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 का मूल कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए 2 गुटों के बीच संघर्ष था। हैदराबाद में नासिर जंग ब्रिटिश समर्थित एवं मुजफ्फर जंग फ्रेंच समर्थित था। कर्नाटक में अनवरुद्दीन ब्रिटिश समर्थित एवं चंदा साहब फ्रेंच समर्थित थे। तो बी हो जाएगा कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत युग्म या युग्मों का चयन करिए। ये कंपनी है और ये उसकी स्थापना वर्ष है। ऑप्शन फर्स्ट पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, सेकेंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1660 यानी 1616, थर्ड फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी एंड फोर्थ स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी। तो कूट दिया है ऑप्शन ए फर्स्ट और थर्ड, सेकेंड और थर्ड, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और थर्ड, या डी केवल थर्ड। तो अब इसमें से कौन से युग में सही सुमेलित हैं, तो वो गलत सुमेलित हैं, वो हमें बताना है। देखिए बात करें अगर यहाँ पर, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी 1498 सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये 1602 हो जाएगा। ये यहाँ पर 1616 जो दिया है, ये इसकी जगह 1602 हो जाएगा। ठीक, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये 1664 हो जाएगा। और आपकी जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो ये 1731 हो जाएगी। अब यहाँ पर कौन सा गलत सुमेलित है, तो केवल सेकेंड आपका यहाँ पर गलत सुमेलित है। ठीक है, क्योंकि ये ईयर के हिसाब से आप देखोगे तो ये आपको आंसर इसका मिल जाएगा। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है इंडियन एसोसिएशन, बी मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, थर्ड है पूना सार्वजनिक सभा एंड 4 इंडियन लीग। ऑप्शन की बात करें, मतलब कूट दिया ऑप्शन ए, पूछ रहे इसमें से कौन से स्थापना के हिसाब से सही है। तो कूट हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, बी थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, सी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड एंड डी फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड। तो बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सा इसमें कालक्रम के हिसाब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, इन्हें पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सेकेंड, इनके द्वारा प्रकाशित संवाद कौमुदी एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार था। तो करें उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। बात करें तो राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। संवाद कौमुदी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता से प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया है कि जो संवाद कौमुदी है वो बंगाली में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था या हिंदी में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यह इन्होंने बता दिया कि यह बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह एक सुधारवादी पत्र था जिसमें सती प्रथा की समाप्ति के लिए अभियान चलाया गया था। तो आंसर की बात करें तो केवल फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला कि संवाद कौमुदी एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार था, तो ये एक बंगाली था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने वर्ष में की थी। ऑप्शन है 1901 ईस्वी में, बी 1902 में, सी 1903 ईस्वी में, या डी 1904 ईस्वी में। तो बात करें तो क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने वर्ष 1901 ईस्वी में की थी। बाद में वर्ष 1904 ईस्वी में इनका नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1901। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, यानी कि अभिकथन और करण वाला है। अभिकथन यह है कि पुर्तगालियों द्वारा यूरोप एवं भारत के बीच सीधा समुद्री मार्ग खोजा गया। कारण आ रहा है कि इसके पीछे आर्थिक और धार्मिक कारण सक्रिय थे।
तो कह रहे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है हमारा ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। और डी ए गलत है परंतु आर सही है। अब बात कर लेते हैं, देखिए बात करें तो ऑप्शन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। पुर्तगालियों के यूरोप एवं भारत के बीच एक सीधा समुद्री मार्ग खोजने के पीछे आर्थिक के साथ साथ धार्मिक कारण भी सक्रिय थे। आर्थिक कारणों में अरबों एवं अपने यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों को समृद्ध पूर्वी व्यापार से निकाल बाहर करना और धार्मिक कारणों में अफ्रीका एवं एशिया की जनता को ईसाई बनाकर तुर्की एवं अरबों की बढ़ती हुई शक्ति को संतुलित करना था। तो दोनों ही कारण यहाँ पर सही है, मतलब दोनों ही ऑप्शन सही है। तो और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित घटनाओं को दिए गए कोड की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बी प्रथम दिल्ली दरबार, थर्ड है राज उपाधि अधिनियम एंड फोर्थ भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। तो कूट दिया गया ऑप्शन है थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकेंड, बी थर्ड सेकेंड फर्स्ट फोर्थ, सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, या डी थर्ड सेकेंड फर्स्ट और फोर्थ। अब इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। ओके, राज्य उपाधि अधिनियम की बात करें 1876 में प्रथम दिल्ली दरबार, राज्य उपाधि की बात करें तो 76, ठीक है 76 हो जाएगा। इसके बाद में अगर प्रथम दिल्ली दरबार की बात की जाए तो ये आपका जनवरी 1877 में परफॉर्म किया गया था या जो भी था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 हो जाएगा, ठीक है 1878 हो जाएगा। तथा भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में हुआ था, 1882 में हुआ था। तो इस तरीके से आंसर की बात करें तो 1876, 77, 78, 80 बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सारे ऑप्शन को आप देख लो फिर ये सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए इंडियन एसोसिएशन, सेकेंड मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, थर्ड पूना सार्वजनिक सभा एंड फोर्थ इंडियन लीग। तो अब यहाँ पर बात करें कूट दिया है ऑप्शन ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट, सी है थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड एंड डी फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकेंड। तो देखते हैं कि इसमें से क्या सही होगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना आपकी 1870, ठीक है ईस्वी में। इंडियन लीग की स्थापना आपकी 1878। इसके बाद में अगर हम बात करें सॉरी देखिए ये 1875 हो जाएगा। 1875 में इसकी स्थापना होती है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 में होती है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 में होती है। और मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करोगे तो 1885 में, ठीक है 1885 में। इस हिसाब से इसकी सबसे लास्ट में होती है स्थापना। तो देखिए सेकंड यहाँ पर भी है, सेकंड यहाँ पर भी है, लेकिन सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इनको अगर मिलान करेंगे तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। बी इसी अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। सी है गवर्नर जनरल डफरिन ने सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी दी। एंड डी है कि यह पहला अवसर था जबकि आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई। तो आंसर की बात करें कि यहाँ कौन सा गलत है, तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसी अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया और डफरिन ने प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत हैसियत से गार्डन पार्टी दी थी, परंतु आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में किया गया था, ना कि दूसरे अधिवेशन में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल गलत हो जाता है। अब हमें ये फैक्ट याद होना चाहिए, नहीं याद होते तो फिर क्वेश्चन हमारा छूटने की संभावना रहती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड कर्जन था। बी बंग भंग आंदोलन के समय ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया। सी ऑप्शन है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया। एंड डी कि इस आंदोलन में पहली बार महिलाएं घर से निकलकर शामिल हुई। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है ये हमें फिलहाल बताना है। ओके, तो देखो बंगाल विभाजन के समय ये तो पता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर
समय पूछ रहे हैं तो ध्यान रखना है, किया किसने था तो दूसरा हो जाएगा। तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर था, जबकि लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। बंगाल में आंदोलन के समय ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने ही दिया, और मद्रास प्रेसिडेंसी में इस आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। तो इस तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पर फिलहाल सही नहीं है। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि परियोजना उन्नति का उद्देश्य है, ऑप्शन ए मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को बढ़ाना, बी जॉब कार्ड को समय समय पर सत्यापित करना, सी विदेशी भाषाओं को सिखाना, या डी स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण। तो अगर हम यहाँ पर बात करें परियोजना उन्नति का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को उन्नत करना, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो सके, ताकि वे अपने वर्तमान आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ सके। यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो उन्नति परियोजना का उद्देश्य है, तो ऑप्शन ए मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए 1960 से 61, बी 1970 71, सी 1980 81, या डी 1950 51। तो अगर हम बात करें कि भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण एक वार्षिक दस्तावेज है। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण आपका 1950 से 51 में प्रस्तुत किया गया था, और वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था। इसके बाद में इसे बजट से अलग कर दिया गया। तो आंसर की बात करें तो आंसर आपका डी हो जाएगा 1950 to 51। ठीक है, यानी 1950 से 1951 में। ठीक, नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारतीय कदम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी जोधपुर, सी हैदराबाद, या डी पुणे। तो बात करें अगर यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय कदम अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत को श्री अन्न पोषक अनाज अदन हेतु एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए इस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकियों को साझा करने हेतु उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा। आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा आपका हैदराबाद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उन्मुक्त परियोजना निम्न में से किससे संबंधित। ऑप्शन ए मलेरिया का उन्मूलन, बी आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया रोग का उन्मूलन, सी एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध AMR से संबंधित मौतों का उन्मूलन, या डी पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को खत्म करने से। देखिए 19 जून को विश्व सिकल सेल एनीमिया SCD दिवस मनाने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय मोटा ने झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी जिलों में SCD की स्क्रीनिंग और समय पर प्रबंधन को मजबूत करने के लिए उन्मुक्त परियोजना के तहत मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA ने 22 दिसंबर 2008 को SCD को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता दी थी, और मान्यता देने के लिए एक संकल्प भी अपनाया है। तो आंसर की बात करें तो जो मान्यता उन्मुक्त परियोजना की बात है, ये आपका आंसर हो जाएगा बी आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जलदूत ऐप किस उद्देश्य से जारी किया गया। ऑप्शन है कुओं द्वारा जल स्तर की माप, बी टैंक द्वारा पानी की सुविधा, सी मिनरल वाटर की घर पर आपूर्ति, या डी इनमें से कोई नहीं। बात करें तो जलदूत ऐप एक मोबाइल ऐप है जो 27 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, जो एक ग्राम पंचायत के 2/3 चयनित खुले कुओं के माध्यम से वर्ष में 2 बार मानसून पूर्व और मानसून बाद पानी के स्तर को मापने के लिए लॉन्च किया गया था। तो कुल मिलाकर ये कुओं द्वारा जल स्तर की माप के लिए है जलदूत ऐप। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर किया गया। अभी कथन ये कहता है कि बाल गंगाधर तिलक तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। ठीक है, कारण आर कहता है कि वे भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना चाहते थे। तो अब हमें बताना है यहाँ पर कि कौन सा इसमें सही है। बात करें अगर यहाँ पर क्वेश्चन की, तो बाल गंगाधर तिलक तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन चलाया, परंतु इस आंदोलन का उद्देश्य संवैधानिक तरीके से सुशासन के अधिकार को प्राप्त करना था, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। तो कथन ए तो सही है, परंतु कारण आर यहाँ पर गलत हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि नील विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही। ऑप्शन है नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले से हुई थी। सेकंड, इस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने किया था। थर्ड, ये विद्रोह 1859 से 1860 में हुआ। एंड 4, इसका वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो कूट दिया है हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बी सेकंड, थर्ड और फोर्थ,
डी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, या डी सॉरी यहाँ पर ये गलत प्रिंट कर दिया, सी होना चाहिए, सी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, या डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। बात करें अगर क्वेश्चन की तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह आपका 1859-60 ईस्वी में हुआ था, जिसकी शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने किया था। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्र दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो इस प्रकार चारों कथन सही है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित घटनाओं को कूट की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट लाल किले का मुकदमा, सेकंड है आपका सीआर फार्मूला, थर्ड है आपका शाही नौसेना का विद्रोह, एंड 4 है आपका शिमला सम्मेलन। तो यहाँ पर कूट दिया गया ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, बी सेकंड फोर्थ फर्स्ट और थर्ड, सी ये यहाँ पर प्रिंटिंग है, सी आपका सेकंड फोर्थ थर्ड और फर्स्ट, या डी। देखिए अगर यहाँ पर सीआर फार्मूला की बात किया जाए तो आपको पता है ये बहुत ही प्रसिद्ध एक तरीके से फार्मूला है या नाम है सीआर फार्मूला। इसको 10 जुलाई 1944 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। शिमला सम्मेलन आपका जून जुलाई 1945 ईस्वी में, यानी कि पहले सीआर फार्मूला आएगा, फिर आपका शिमला फार्मूला आएगा, शिमला समझौता आएगा या सम्मेलन आएगा। इसके बाद में लाल किले का मुकदमा आएगा आपका 1945। ठीक है, लाल किले का जो मुकदमा वो 1945 यानी 1945 ईस्वी में चलाएगा, जबकि शाही नौसेना का विद्रोह आपका 1946 में सबसे लास्ट में 4th नंबर आएगा। तो सबसे लास्ट में 4th आपका ऑप्शन किस में दिया गया है, तो अगर बात करें यहाँ पर 3 शाही नौसेना का विद्रोह, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर इस तरीके से सही हो जाएगा। मैंने आपको ईयर भी सबका बता दिया। सीआर फार्मूला आपका जब भी आएगा 1944 आएगा, ये सबसे पहले। 1945 में अगर आपकी बात की जाए शिमला समझौता हो जाएगा। ठीक है, 1945। लाल किला जो मुकदमा है अगर उसकी बात की जाए तो ये भी 1945 है, लेकिन इसका मंथ चेंज है, इसका नवंबर में है और उसका अलग है। 1946 में आपका नौसेना विद्रोह वाला आ जाएगा 1946। ठीक है, आई होप आंसर आपको पता चल गया, बी ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं नेक्स्ट की पूसा 2008 प्रजाति किसकी है। ऑप्शन है चना, बी मटर, सी अरहर या तुअर दाल, एंड डी मूंगफली। बात करें पूसा 208 आपकी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, चना की ये प्रजाति है। देखिए कह रहे हैं कि भारत के 4 सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्यों का सही क्रम क्या। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, एंड डी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमने चारों ऑप्शन आपके देख लिए। आलू उत्पादन राज्यों की बात करें कि इनमें से अधिक आलू उत्पादक जो भारत के 4 राज्य हैं, तो 2020 या 21 के आंकड़ों के अनुसार भारत के जो 4 सबसे बड़े आलू उत्पादक राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका, फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के बाद बिहार, और फिर आपका हो जाएगा गुजरात। तो सी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये आंकड़े थोड़े पुराने हैं, अगर 2023-24 का आ जाएगा डेटा तो मे बी कि अगर हो सकता है कुछ बदलाव हो, बट ये इस हिसाब से सी ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है। ऑप्शन है आरएनए की उपस्थिति, बी डीएनए की उपस्थिति, सी गुणन, या डी जीवद्रव्य का अभाव। बात करें अगर यहाँ पर देखिए, विषाणु आपके अति सूक्ष्म अकोशिकीय तथा विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण हैं जो किसी जीवित परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं, और ये सजीव तथा निर्जीव के मध्य की कड़ी हैं। तो आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा, जीवद्रव्य का अभाव। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, ब्राइट्स रोग को नेफ्राइटिस भी कहते हैं। सेकंड, यह शरीर में वृक्क को प्रभावित करता है। तो कह रहे उपयुक्त में से सत्य कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें ब्राइट्स रोग के संबंध में तो दोनों ही कथन सही है। इस रोग में वृक्कों की कार्य की गड़बड़ हो जाती है, इसके परिणाम स्वरूप रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी मीटर में होती है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, बी है 3 मतलब दशमलव जिसको बोलते हैं 08 इंटू 10⁻16 मीटर, सी है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर, या डी है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो बात करें अगर प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं,
और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नीचे दिए दो कथन दिए गए, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए कहता है कि ट्यूबलाइट में विद्युत प्रवाह होने पर इसके दोनों सिरों पोल्स के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करते हैं। कारण आर कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं, जिनमें दोलन के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बी, ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो हम पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को। अगर बात करें, देखिए यहाँ पर जो कथन और कारण है, तो अगर हम बात करें अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ट्यूबलाइट में दोनों पोल्स पर इलेक्ट्रॉन का गमन होता है और मरकरी गैस के अणुओं से टकराकर यह पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। चूंकि मनुष्य की आंख इस विकिरण को देखने में समर्थ नहीं है, इसलिए शीशे की ट्यूब को एक प्रतिदीप्त पदार्थ से लेपित किया जाता है जो श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है। तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसीलिए सही है कि ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी हाइड्रोजन या डी नाइट्रोजन। बात करें इसका, हमने परसेंटेज में भी एक क्वेश्चन देखा था। तो कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। यह एक जटिल मिश्रण है, इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन रहते हैं। लेकिन अगर मात्रा की बात करें तो सबसे ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन की होती है, यानी कि 62% मात्रा ऑक्सीजन की होती है। फिर आपकी 20% कार्बन की, 10% आपकी हाइड्रोजन की और 8% के अनुपात में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ए ऑप्शन फिलहाल क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक शाख नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। अब चूंकि यहाँ पूछा है नहीं आता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। देखिए, न्यूनतम सीमा का निर्धारण, सेकंड नैतिक दबाव, सी शाख मानदंड का निर्धारण या डी सीमांत स्थायी सुविधा दर। बात करें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु शाख नियंत्रण की 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो बात यहाँ पर आगे करते हैं, किया जाता है। फर्स्ट में होता है परिमाणात्मक शाख नियंत्रण और दूसरा होता है, सेकंड होता है गुणात्मक शाख नियंत्रण। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें कि इसके अंतर्गत कौन नहीं आता, तो सीमांत स्थायी सुविधा दर आपका नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है। ऑप्शन है राजकोषीय नीति, वित्त मंत्रालय, बी मौद्रिक नीति, आरबीआई, सी केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारा, वित्त आयोग या डी सभी सही सुमेलित है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना कि इसमें से क्या सही है। भारत में राजकोषीय नीति केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है, जबकि आरबीआई सभी को पता है कि मौद्रिक नीति बनाता है, तथा वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों को बंटवारा करता है। तो इस तरीके से देखें तो फिर डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि बी शिवरामन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन है नाबार्ड, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी कृषि लागत एवं मूल आयोग या डी भारतीय स्टेट बैंक। तो बी शिवरामन समिति के संबंध के बारे में अगर बात करें तो ये बी शिवरामन समिति की अनुशंसा पर जुलाई 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना हुई थी, और ये देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका देखिए क्वेश्चन आई थिंक समीक्षा अधिकारी में अभी पूछा ही गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 राज्यों में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसके अंतर्गत नहीं आता। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं नहीं आता। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल एंड डी तमिलनाडु। देखिए पुदुचेरी आपका केंद्र शासित प्रदेश जरूर है, और यह मुख्य रूप से यनम, कराईकल, माहे यानी कि 4 क्षेत्र है। पुदुचेरी मुख्य तमिलनाडु की सीमा में अवस्थित है, कराईकल तमिलनाडु की सीमा में अवस्थित है, यनम आंध्र प्रदेश की सीमा में अवस्थित और माहे केरल की सीमा में अवस्थित है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह रहे कि जिसका फैलाव कौन से राज्य के अंतर्गत नहीं आता, तो कर्नाटक में नहीं आता है। ठीक है, बाकी तीनों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन मदों को किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में से किन मदों को किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट
विदेशों से प्राप्त उपहार, बी अंश पत्र का क्रय विक्रय, सी घरेलू सेवाएं या डी उपरोक्त सभी। अब इसमें से कौन सा देश की राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता वो बताना है। देखिए, किसी भी राष्ट्र के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। मध्यवर्ती वस्तुओं का मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, घरेलू सेवाएं, अंश पत्र एवं ऋण पत्र का क्रय विक्रय, विदेशों से प्राप्त उपहार आदि मदों को किसी भी देश में राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। तो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी।